टीचर की आत्मा। ये कहानी एक गांव जामनगर की है। वहाँ एक स्कूल थी। उस स्कूल में दूर दूर के गांव के बच्चे पढ़ने आया करते थे। वहाँ एक टीचर थी जिसका नाम छाया था। वो बच्चों से बहुत ही प्यार करती थी, बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाती थी। फिर कुछ साल पहले वो अचानक से ही कहीं गायब हो गई। सब हैरान थे गांव के लोग कि आखिर छाया ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई। कुछ महीनों तक उसके बारे में पूछताछ हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। फिर एक लड़की थी जिसका नाम रूपाली था। वो दूसरे गांव से इस गांव में रहने आई थी। रूपाली पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए उसका ये एडमिशन जल्दी से हो गया। जिस दिन रूपाली का एडमिशन हुआ उस दिन स्कूल में रिपब्लिक डे की तैयारी चल रही थी। रूपाली ने भी पार्टिसिपेट में नाम लिखा लिया। रूपाली की माँ उससे बोलती है, रूपाली बेटा तुम यहाँ प्रैक्टिस करो, मैं घर जा रही हूँ। तुम स्कूल से छूटते ही घर आ जाना। ठीक है माँ, आप जाओ। रूपाली स्टेज पर खड़े होकर डायलॉग की प्रैक्टिस करती है तो उसे अचानक एक काली साड़ी में औरत घूमती हुई दिखाई देती है। रूपाली डायलॉग बोलते बोलते चुप हो जाती है। बाकी के स्टूडेंट्स रूपाली को बोलते हैं, अरे रूपाली क्या हुआ, तुम चुपकी हो गई हो, डायलॉग भूल गई हो क्या? ठीक है, हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। रूपाली उन लोगों को बोलती है, मैंने अभी यहाँ एक औरत को देखा जो काली साड़ी पहनी हुई थी। वो वहाँ हॉल में घूम रही थी। तू पागल हो गई है लगता, हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है, पूरा हॉल खाली है। चल डायलॉग याद करते हैं। रूपाली की बात पर कोई यकीन नहीं करता है। रूपाली डायलॉग याद करने में लगती है। उसे फिर वो औरत दिखती है। वो सिर्फ रूपाली को ही दिख रही थी। इस बार वो किसी को कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप उस पर से ध्यान हटाती है और प्रैक्टिस में लग जाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। रूपाली छुटकर अपने घर जाने लगती है। गांव का रास्ता बहुत ही सुनसान था। वो धीरे धीरे चल रही थी, तभी उसे कोई जोरों से पीछे से खींचता है। वो पलट कर देखती है तो कोई नहीं रहता है। फिर वो डर के मारे जल्दी जल्दी भागने लगती है। तभी पीछे से उसका कोई बैग पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है, कौन है, छोड़ो मेरा बैग। वो जैसे ही पीछे पलट कर देखती है तो वही काली साड़ी वाली औरत उसका बैग पकड़ कर खड़ी हुई थी। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे घर जाना है। रूपाली चिल्लाती रही, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुन रही थी। उस काली साड़ी वाली औरत ने रोड के बीचों बीच में रूपाली को पकड़ कर रखा था। रूपाली सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। रूपाली की नजर डर से एक ट्रक पर पड़ती है। वो बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। रूपाली उस ट्रक को देखकर और डर जाती है और मदद मांगने लगती है, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचा, छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तो यहाँ नहीं आई हूँ, आज ही ये स्कूल में आई हूँ। तुम मेरा स्कूल से पीछा कर रही हो। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, प्लीज जाने दो मुझे। रूपाली बहुत विनती करती है उससे, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ रही थी। ट्रक तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही ट्रक रूपाली के नजदीक आता है वो औरत उसका बैग छोड़ देती है और रूपाली रोड के दूसरे साइड गिर जाती है और वो ट्रक उस औरत के आर पार होकर चले जाता है। रूपाली ये देखकर हैरान हो जाती है और वो औरत रूपाली के सामने से गायब हो जाती है। रूपाली बहुत घबरा गई थी। वो भागते भागते अपने घर पहुंचती है। रोड पर गिरने की वजह से उसका पूरा स्कूल यूनिफॉर्म गंदा हो गया था। वो रूपाली उसकी माँ को सब बताने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ। माँ, आपको पता है, एक काली साड़ी वाली औरत मेरे पीछे पड़ गई थी। उसने मुझे रोड पर ही पकड़ लिया था और जब ट्रक आया तो उसने मुझे धक्का मार दिया और मैं नीचे गिर गई और मेरा पूरा यूनिफॉर्म गंदा हो गया। रूपाली, किसी से झगड़ा किया है तुमने? ये अच्छी बात नहीं है बेटी। आज ही तो पहला दिन था तुम्हारा
और झगड़ा करके आ गई और बचने के लिए कहानी बना रही हो। जाओ अंदर और यूनिफॉर्म चेंज कर लो। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ, वो काली साड़ी वाली औरत ने ही मेरा ड्रेस गंदा किया है। रूपाली, अंदर जाओ चुपचाप। मीनाक्षी को लगा रूपाली कहानी बना रही है। वो उसकी बात का यकीन नहीं करती है। रूपाली पूरा दिन परेशान रही। उसने खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही सो गई। अगले दिन की सुबह जब वो सोकर उठी तो वो बेटर फील कर रही थी। वो उठकर अपने पापा के साथ टीवी पर पूरे रिपब्लिक डे का टेलीकास्ट देखती है और फिर अपने पापा के साथ टेरिस पर जाती है और खड़े होकर रिपब्लिक डे पर उड़ने वाले जेट को देखती है। वो बहुत ही इंजॉय कर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने वाले घर के छत पर पड़ी। उसे वही काली साड़ी वाली औरत वहाँ खड़ी हुई दिख रही थी। इस बार उसे देखते ही रूपाली बेहोश हो जाती है। रूपाली के पापा उसे देखकर घबरा जाते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। कुछ घंटों के ट्रीटमेंट के बाद वो नॉर्मल हो जाती है और होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वो उसके माँ पापा को इस काली साड़ी वाली औरत के बारे में बताती है। रूपाली की माँ को ये सुनकर अब विश्वास हो गया था कि वो झूठ नहीं बोल रही है। मीनाक्षी समझ गई थी कि ये काली साड़ी वाली औरत कोई बुरी आत्मा है जो रूपाली के पीछे पड़ गई है। मीनाक्षी उस दिन रूपाली के साथ उसके कमरे में ही सो जाती है। अगले दिन की सुबह वो रूपाली को लेकर उसके स्कूल जाती है और वहाँ के प्रिंसिपल को सब बताती है। प्रिंसिपल सर, आपके स्कूल में कोई काली साड़ी वाली आत्मा है। उसने मेरी बेटी को परेशान किया हुआ है। अरे मीनाक्षी जी, आप ये क्या बोल रही हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। हम भी यहाँ इतने सालों से स्कूल चला रहे हैं, हमने तो नहीं देखी कोई आत्मा। प्रिंसिपल मीनाक्षी से बात ही कर रहे थे, तभी रूपाली की नजर वहाँ एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। उसमें वो काली साड़ी वाली औरत भी थी, सबके साथ में खड़ी हुई। रूपाली अपनी माँ को बोलती है, माँ देखो, यही वो औरत है जो मुझे दिखती है। प्रिंसिपल देखकर हैरान हो जाते हैं और रूपाली से बोलते हैं, रूपाली, तुम ये क्या बोल रही हो? ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे यहाँ की टीचर है, छाया। ये कुछ साल पहले अचानक स्कूल छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये कैसे दिख सकती है तुमको? प्रिंसिपल के ऐसा बोलते ही अचानक रूपाली के आंग में छाया आ जाती है और प्रिंसिपल से बोलती है, प्रिंसिपल, मैं छाया ही हूँ। जब एक दिन रिपब्लिक डे वाले दिन मैं रास्ते से आ रही थी तो मुझे एक ट्रक वाले ने उड़ा दिया था और मैं मर गई। लेकिन उस ट्रक वाले ने मुझे डर के मारे यहाँ स्कूल के पीछे वाले मैदान में ही दफना दिया और मैं तब से ही भटक रही हूँ। मैंने सबको बहुत बताने की कोशिश की मगर मुझे कोई दिख ही नहीं पाता था। इस लड़की ने मुझे देखा और मैंने इसके जरिए अपने आप को इस स्कूल में वापस लेकर आ गई। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, इस लड़की के शरीर में ही रहूंगी। नहीं, तुम ऐसा मत करो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। नहीं, अब ये कभी नहीं होगा। अब मैं फिर से सब बच्चों को पढ़ाई करा सकती हूँ। मीनाक्षी की नजर अचानक रूपाली के हाथ पर पड़ती है। मीनाक्षी उस ब्रेसलेट को तोड़ देती है। तभी छाया रूपाली के शरीर में से निकल जाती है। मीनाक्षी समझ जाती है कि उस ब्रेसलेट की वजह से वो रूपाली को दिख रही थी। मीनाक्षी उस ब्रेसलेट को जला देती है और छाया भी जलकर खत्म हो जाती है। रूपाली की वजह से वहाँ के लोगों को ये मालूम तो पड़ गया कि छाया की एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई थी। जिस ट्रक वाले ने छाया का एक्सीडेंट किया था उसे पुलिस में बंद करवा दिया गया और मीनाक्षी ने अपनी बेटी रूपाली को उस स्कूल से हटाकर शहर भेज दिया। कुछ महीनों के लिए ये सब की वजह से रूपाली सदमे में चली गई थी। असम के जंगलों में एक चुड़ैल प्रसिद्ध है जो अपना बदला लेने के लिए केवल पुरुषों को मारती है। प्रवीण कार ड्राइव करता हुआ अपने दोस्त प्रभात और नयन के साथ अपने पापा के असम वाले फार्म हाउस में जा रहा था और 10 साल पहले रामू काका, जो कि असम वाले फार्म हाउस की देखरेख कर रहे थे, उनकी बातों को याद कर रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए प्रवीण बेटा,
आप कभी दोबारा यहाँ लौट कर मत आना, वरना वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा रामू काका, मुझसे और मेरे दोस्तों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये आखिरी वक्त था जब रामू काका और प्रवीण आखिरी बार मिले थे उसकी फार्म हाउस पर। प्रवीण ये सब सोच ही रहा होता है, तभी प्रभात कहता है, अरे प्रवीण कहाँ खोया है रे तू? ठीक से गाड़ी चला, वरना खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। प्रवीण, अगर तुझे नींद लगी हो तो दे, मैं गाड़ी चलाती हूँ। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 10 साल पहले हुई हमारे साथ घटना के बारे में सोच सोच कर मेरा बुरा हाल हो रहा है। अरे यार देख, वो हमने जो भी किया था हमसे गलती से हो गया था। उस बात को छोड़ो और चलो तुम्हारे फार्म हाउस चलना है। तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था याद है कि फार्म हाउस से हम अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट करेंगे। आपस में बातें करते हुए तीनों कब प्रवीण के फार्म हाउस पहुंच गए पता ही नहीं चला। तीनों अपना अपना सामान उतारकर फार्म हाउस के गेट के सामने पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर रामू काका डरी नजरों से प्रवीण को देखते हुए कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। काका, डैडी की जिद थी कि मैं फार्म हाउस में कुछ दिन रहकर बिजनेस करूं, पर मैं डैडी को मना भी ना कर पाया। देखो, मुझसे वादा करो कि तुम कुछ दिन रहने के बाद यहाँ से चले जाओगे। तीनों लोग हाँ में इशारा करते हैं और रामू काका सबको एक कमरा देते हैं जिसमें 3 बिस्तर लगे होते हैं और रामू काका तीनों से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत जाना। फिर बाहर जंगल में रामू काका कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो कि घूंघट में होती है। रामू काका उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, इतनी रात हो गए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तेरा शिकार करने आई हूँ और बदला लेने आई हूँ। तेरी वजह से मैं 10 साल उन तीनों से बदला लेने के लिए तड़पती रही। फिर वो औरत अपना घूंघट उठाती है और घूंघट उठाते ही रामू काका डर जाते हैं क्योंकि वो एक जोखनी चुड़ैल होती है। ये डरावना सपना देखकर प्रवीण की नींद आधी रात को खुल जाती है। इतना डरावना सपना देखने के बाद वो अपनी खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि रामू काका बाहर मरे पड़े हैं। वो अपने दोस्तों को उठाता है और उनसे कहता है, प्रभात, अर्पिता, रामू काका की बाहर लाश पड़ी है। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ। देखो प्रवीण, अभी समय नहीं है बाहर जाने का। रामू काका ने क्या कहा था याद है? हम कल सुबह बाहर चलेंगे और देखेंगे कि रामू काका के साथ क्या हुआ था। तीनों रात भर नहीं सोए और इंतजार करने लगे कि कब ये मनहूस रात कटे और तीनों बाहर जाकर रामू काका की लाश देख पाए। किसी तरीके से ये मनहूस रात कटी और जब तीनों बाहर गए तो देखते हैं कि वहां कोई नहीं है और रामू काका का नामो निशान नहीं है। कुछ देर बाद तीनों को खबर मिलती है कि लैंडस्लाइड के कारण 4 दिन तक कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तीनों डर जाते हैं और शाम को फार्म हाउस में ही रुकना उनकी मजबूरी होती है। फिर थोड़ी देर में अर्पिता प्रवीण से कहती है, प्रवीण, तुम मुझे उसी कमरे में मिलो ना जिसमें रामू काका रहा करते थे। ठीक है, पर क्यों मिलना है? क्या काम है? काम तो बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में उनके कमरे में मिलती हूँ, तुम वहीं आ जाओ जल्दी से। इतना कहने के बाद अर्पिता रामू काका वाले कमरे में चली जाती है और उसकी थोड़ी देर बाद प्रवीण वहां आ जाता है। वो देखता है कि अर्पिता एक सेक्सी बिकनी में प्रवीण के सामने खड़ी है। अर्पिता प्रवीण को दरवाजा बंद करने का इशारा करती है और प्रवीण से लिपटने लगती है और कहती है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने का समय चाहिए था, जो कि इससे अच्छा कभी नहीं मिलेगा। और वैसे भी हम अगले महीने शादी करने वाले हैं। बहुत अच्छा किया। वैसे बिकनी तुम्हारे ऊपर जच रही है। थैंक्स माय डियर। थोड़ी देर तक दोनों आपस में चिपके रहते हैं। तभी प्रभात दरवाजा नॉक करता है और प्रवीण प्रभात के पास चला जाता है और प्रभात प्रवीण से कहता है, मैंने गांव वालों से पता किया कि ये लैंडस्लाइड 2 दिन में हट जाएगा, तब तक हमें यही रुकना होगा और उससे बच के रहना होगा। हाँ वो सब तो ठीक है, पर इसी बीच दोनों को अर्पिता की चीखने की आवाज आती है। दोनों दौड़ते हुए अर्पिता के कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि अर्पिता साइड में डरी हुई कमरे के सबसे अंतिम छोर पर टेढ़ी हुई बैठी है। तभी अर्पिता से प्रभात पूछता है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मुझे वहाँ पर एक भयानक साया दिखाई दिया था। अर्पिता तुम्हारा वहम होगा, चलो खाना खा लो।
रात का खाना खाने के बाद प्रवीण और प्रभात सो गए, पर अर्पिता को नींद नहीं आ रही थी। दूर कहीं अर्पिता को एक संदूक दिखाई देता है। अर्पिता उत्सुकता के मारे उस संदूक के ताले को तोड़ देती है और टूटने की आवाज इतनी तेज होती है कि प्रवीण और प्रभात जाग जाते हैं और देखते हैं कि वो वही अभिमंत्रित ताले से बंधा संदूक था। और ये सब देखकर मानो प्रभात और प्रवीण की जान निकल गई हो। दोनों ये सब देखकर डर जाते हैं। तभी कमरे में एक महिला के खिलखिलाने की आवाज आती है और फिर कमरे की लाइट बंद हो जाती है और लाइट आती है तो एक खौफनाक दृश्य दिखाई देता है कि किसी ने प्रभात की हत्या कर दी थी। तभी प्रवीण अर्पिता का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, अर्पिता, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। और प्रभात का क्या? ये सब बताने के लिए समय नहीं है। अर्पिता को कार में बिठाकर प्रवीण कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी बगल वाली कार में एक नचनिया के वेश में चुड़ैल जोर जोर से हंसती है और ये सब देखकर दोनों डर जाते हैं और कार से निकलकर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से उन्हें उसी फार्म हाउस में ले जाती है और प्रवीण से कहती है, तूने क्या सोचा था, तू यहाँ से बच के निकल जाएगा? मैंने 10 साल उस संदूक में बिताए हैं तेरे से बदला लेने के लिए। अब तू नहीं बचेगा। मुझसे जो भी हुआ गलती से हुआ, मुझे माफ कर दो। तूने गलती नहीं, गुनाह किया था और माफी तुझे यमराज भी नहीं देंगे। कोई मुझे भी तो बताओ, ये सब क्या हो रहा है? और तुम कौन हो? क्यों तुमने प्रभात और रामू काका को मारा? मैं तुझे सच्चाई तेरे होने वाले पति की जुबानी ही सुनाती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से प्रवीण को हवा में उड़ाने लगती है और उसे सच बोलने को कहती है। तभी प्रवीण कहने लगता है, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ सच्चाई। आज से ठीक 10 साल पहले जोखनी मेरे यहाँ मेरे फार्म हाउस में नौकरानी और नचनिया का काम करती थी। मौका पाकर मैंने और प्रभात ने इसके साथ गंदे काम किए और जब हमें ये पता चला कि ये मां बनने वाली है तो हमने इसे मारकर इसकी आत्मा को एक संदूक में बंद कर दिया जिसे अर्पिता ने तोड़ दिया था। ये घटना सुनने के बाद रोते हुए अर्पिता वहां से भाग जाती है और चुड़ैल एक धारदार नाखूनों से प्रवीण को मार डालती है।